अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहरीर से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ये मेरी नहीं, जमहूरियत और आइन की नाकामी है। राज्यसभा इलेक्शन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर मीनाक्षी नटराजन का रद्द-ए-अमल। पेट्रोल पंपों से बड़ी मकदार में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगरबी एशिया में जारी कशीदा सूरत हाल और खाम तेल की तरसील मुतासर होने के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत का फैसला। हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के बाद तेलंगाना के हज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। पहले काफिले की आमद के मौके पर रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और खुसरो पाशा ने किया खैर मकदम। किसानों और अवाम के मसाइल हल करने में कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत नाकाम साबित हो गई। टीआरएस पीड़ित के कविता ने लगाए इल्जाम। ईरान के साथ जंग के मामले पर एक बेहतर मुआहदा तय कर लिया। बहुत जल्द यूरोप में होगी दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किए दावे। और अभी तक अमेरिका के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राज्यसभा नामजदगी मुतसरद किए जाने के बाद दायर अर्जी खारिज होने के बाद कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि उनकी ज़ाती नाकामी नहीं बल्कि जमहूरियत और हिंदुस्तान के आइन के लिए धचका है। उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया और इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी दायरा गैर जानिबदार अंदाज में काम नहीं कर रहा है। मीडिया से बातचीत में मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि वो शुरू से ही इलेक्शन कमीशन के रवैये पर एतराज़ करती रही। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नुमाइंदे इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे तो उन्हें 48 घंटों तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत की और फैसला सुनाया, लेकिन इस पूरे मामले में कई अहम सवालात खड़े हुए हैं। नटराजन ने कहा कि मामला किसी रियासती हुकूमत या मध्य प्रदेश इंतजामिया के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी शिकायत इंतखाबी अमल को संभालने वाले इदारों और मुतल्लिका हुक्काम के किरदार से मुताल्लिक़ है। उनके मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले और उसके बाद हुई पेशरफ ने अवाम के सामने कई हक़ाइक़ वाज़ेह कर दिए। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बराह रास्त तनक़ीद से गुरेज किया और कहा कि वो अदालत उज़्मा के बारे में कोई तबसरा नहीं करना चाहती, लेकिन इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। मीनाक्षी जी, आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। ऑनलाइन प्रेजेंट पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है उनको जब आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे कांग्रेस सदर खड़गे ने राज्यसभा इलेक्शन में कामयाबी के बाद सोनिया गांधी का नाम लेकर उनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का एतमाद और भरोसा है जिसकी वजह से वो 13वीं मरतबा कामयाब करार पाए हैं। उन्होंने मीडिया और आवाम से भी इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया। याद रखें, कर्नाटक से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे बिला मुकाबला राज्यसभा के लिए मुंतखब करार दिए गए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को ये बयान दिया। My 13th election and the Congress party has given me an opportunity to serve the people. I am also grateful to Srimati Sonia Gandhi ji. She has given me an opportunity to serve the people and I am very proud of my party and my people. And I also congratulate all the Congress party workers who supported me, who helped me, and particularly during my MLA period and also Parliament and also in Rajya Sabha. So really I am thankful to the people of Karnataka and also the people of my party and all of you, because you all cooperated with me so that I can survive the longest serving
मगरबी एशिया में जारी कशीदा सूरत हाल और खामतेल की तरसील मुतासर होने के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है और पेट्रोल पंपों से बड़ी मकदार में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि पाबंदियाँ इब्तदाई तौर पर 90 दिनों तक नाफिज रहेंगी। मरकजी हुकूमत ने रिटेल आउटलेट्स को हिदायत दी कि वो किसी एक गाड़ी या सारिफ को योमिया 200 लीटर से ज़्यादा डीजल या पेट्रोल ना दें। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक हालिया दिनों में बासरती और तिजारती सारिफीन बल्कि सप्लाई चेन के बजाय पेट्रोल पंपों से बड़ी मकदार में ईंधन खरीद रहे थे, जिसकी वजह से कई इलाकों में आम सारिफीन के लिए ईंधन की फराहमी मुतासर हुई। हुकाम के मुताबिक बल्क और रिटेल ईंधन की कीमतों में नुमाया फ़र्क है। पेट्रोलियम वजारत ने अपने अहकामात में कहा कि सनती और तिजारती ज़रूरत के लिए सारिफीन सिर्फ बल्कि सप्लाई चेन के ज़रिए ही पेट्रोल और डीजल हासिल करें। साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि पेट्रोल पंपों से ख़रीदे गए डीजल की दोबारा फ़रोख्त ना की जाए। हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के बाद तेलंगाना के हुज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू हो गई है। सिलसिले में हुज्जाज कराम की पहली परवाज़ आज जुमे की सुबह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पहुंची, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खुशी, मसरत और जज्बाती मनाजर देखे गए। हुज्जाज कराम की आमद के पेश नज़र तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से ख़ास इंतजाम किए गए ताकि आज़मीन हज और उनके अहल खाना को हर मुमकिन सहूलत दी जा सके। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने एयरपोर्ट पर हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला, कमेटी के अरकान और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। रियासती वज़ीर बराए अखिलत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मुख्तलिफ सरकारी अहदेदारों ने भी हुज्जाज कराम को हज की कामयाब अदायगी पर मुबारकबाद दी और उनका हैदराबाद पहुँचने पर खैर मकदम किया। अपने अजीज़ों के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में अहल खाना और रिश्तेदार मौजूद रहे। अज़हरुद्दीन ने इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि हुज्जाज कराम के खैर मकदम करने को वो अपने लिए सादत और खुशी के लम्हात समझते हैं। और हम लोग वेलकम करें और बहुत खुशी हो रही क्योंकि जाते टाइम हम रवाना करे थे, बट आज रिसीव भी करें और अपने दूसरों साथ यहाँ पे मंदिर के चेयरमैन और जमल भाई मेरे भाई यहाँ पे हम सब लोग रिसीव करें। हमें सब लोग का जितना भी लोग आए उनका बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है तो उन्होंने जो काम किया है काबिल तारीफ़ है और जितने भी सिक्योरिटी के लोग भी वहाँ पे काम किया और इतना अच्छा आराम से हज हो गया। लोगों का कोई कंप्लेंट नहीं था, उनके कह रहे थे कि बहुत अच्छा उनके लिए अच्छे जो भी सहूलियत है वहाँ पे जो फैसिलिटीज है बहुत अच्छे हुए। लेकिन मैं जो जितने भी लोग हाजी आए हुए जो उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा। वो हज करता है बहुत पिलर ऑफ इस्लाम है, उन्होंने आज पूरा कर दिया तो उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे जो भी हेल्प करे और जो हज कमेटी के जितने भी स्टाफ है हमारे CEO साहब रसूलुल्लाह साहब भी हैं और जितने और बहुत से लोग जितने मेरे आगे पीछे जो करे हुए नाम लेना वो जो भी मेंबर है नाम लेना मुझे बहुत तो फिर बड़ी लंबी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। लोग तो उन्होंने जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह उनको ज़रूर इस काम के लिए अजर मिलेगा। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने रवंद हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि वो नाअहल चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं। बच्चों के खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं, अमन कानून की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने भी दावा किया कि KCR दौर हुकूमत में बच्चों और ख़वातीन की हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम किए गए, लेकिन रेवंत हुकूमत तमाम महाज़ों पर नाकाम साबित हो रही है। आइए देखते हैं हरीश राव का ये बयान। ప్రతిరోజు ఈ రాష్ట్రంలో 5-6 చోట్ల చిన్న పిల్లల మీద లైంగిక దాడులు జరుగుతా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తా ఉంది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ చిన్న పిల్లల మీద లైంగిక దాడులు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. 2024వ సంవత్సరంలో 2200 మంది చిన్నపిల్లల మీద పోక్సో కేసులు నమోదైనాయి, లైంగిక దాడులు జరిగినాయి. 2025 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం కనీసం చర్యలు తీసుకుంటే తగ్గలే. 2025లో 2400 మంది చిన్నపిల్లల మీద అత్యాచారాలు జరిగినాయి. అంటే ఈ ప్రభుత్వం అసలు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రతి సంవత్సరం పోక్సో కేసులు పెరుగుతా ఉన్నాయి. ఇది నేను చెప్తున్న లెక్క కాదు, అఫీషియల్ డాటా NCRB డాటా ప్రకారంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకు చిన్నపిల్లల మీద అత్యాచారాలు పెరుగుతా ఉన్నాయి. సంవత్సరానికి కేసులు పెరుగుతా ఉన్నాయి. అంటే ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసం ఒక అడిషనల్ DG ర్యాంకులో ఉమెన్ వింగ్ ను పెట్టి షీ టీమ్స్ ను పెట్టి అనేక చర్యలు తీసుకున్నారు.
ప్రతి జిల్లాలో కూడా భద్రతా టీమ్స్ పెట్టారు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసింది. ఇవాళ ఉమెన్స్ వింగ్ కు అడిషనల్ డీజీగా ఉన్న వ్యక్తికే సిఐడి ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు, ఏసీబీ ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు. ఇంకా వారు మహిళల గురించి చిన్నపిల్లల గురించి ఆలోచించాలా, ఏసీబీ పనిచేయాలనా, సిఐడి పనిచేయాలనా? ఒక అధికారికి మూడు ప్రధానమైనటువంటి కీలకమైన బాధ్యతలు పెట్టడం వల్ల ఎక్కడో ఫోకస్ మిస్ అవుతా ఉంది. రోజు రోజుకు కేసులు పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి లా అండ్ ఆర్డర్ పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయింది. కరీంనగర్ లో మనం చూసాం, పట్టపగలు బంగారం దుకాణం మీద పడి. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और तेलंगाना के लिए फंड समेत दीगर अमूर पर तफसीली नुमाइंदगी की। हाउसिंग स्कीम और पावर सेक्टर समेत दीगर मसाइल पर भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात करते हुए तफसीली तबादले ख्याल किया। टीआरएस लीडर के कविता ने नलगुंडा में किसानों के मसाइल पर मुख्तार राउंड टेबल इजलास से खिताब में रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इख्तियार संभालने के बाद अब तक महकमा ज़राअत में एक भी जायज़ा इजलास मुनक़िद नहीं किया, जिससे किसानों के मसाइल बढ़ गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत किसान भरोसा और कर्ज माफ़ी जैसे वादों को नज़रअंदाज करते हुए किसानों को मुश्किलात में डाल रही है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में सरकारी स्कूलों को कम करने की बातें हो रही हैं, अब किसानों के लिए भी मुश्किलात हैं और रेतु डिस्कॉम के नाम पर मुफ्त बिजली ख़त्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि नलगुंडा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाला एक वज़ीर बड़े पैमाने पर असाइन ज़मीनें खरीद रहा है और इम्कान ज़ाहिर किया कि इलेक्शन से कबल इन ज़मीनों को हकूक़ देने की मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नलगुंडा में आबी ज़ख़ायर की अदम मौजूदगी की वजह से किसान शदीद परेशानियों का शिकार है। कविता ने पार्टी के 5 बुनियादी नुकात मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, किसानों को इज़्ज़त, नौजवानों को रोज़गार और समाजी इंसाफ का जिक्र किया और आवाम से अपील की कि वो उनके साथ जिद्दोजहद में शामिल हों और पार्टी को अपनी जानिब से तजावीज़ भी पेश करें। కూడా కమిటీల పేరుతోని కాలయాపన చేస్తున్నది. అది ఉద్యమకారుల విషయమైనా 317 జీవో ఉద్యోగుల విషయమైనా ఏదో ఒక కమిటీ వేయడం కాలయాపన చేయడం తప్పితే గుండె ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రభుత్వం ముందుకు పోవడం లేదు. దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు 317 జీవోని తీసుకున్నట్టయితే గత 9 నెలల క్రితం క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏదైతే దామోదర్ రాజనరసింహ గారు చైర్మన్గా, శ్రీధర్ బాబు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మెంబర్స్గా వేయడం జరిగిందో ఆ సబ్ కమిటీ ఒక మధ్యంతర నిర్ణయం తీసుకొని 190 జీవోని ఇవ్వడం జరిగింది. వివిధ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి 317 జీవో బాధితులు, అందులో మెజారిటీ టీచర్లు ఉన్నప్పటికీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కూడా 317 జీవో వల్ల స్థానికతను విస్మరించడం వల్ల ఇతర జిల్లాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ స్వస్థలాలకు పంపిస్తామని, అవసరమైతే సూపర్ న్యూమరరీ పోస్టులు కూడా క్రియేట్ చేసి పంపిస్తామని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ జియో వ్యాలిడిటీ ఓన్లీ 2 or 3 years అని క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పినారు జియోలో. కానీ 9 months ఇప్పటికే అయిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా ఒక్క ఉద్యోగిని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. ఏ పైరవీల కోసం ప్రభుత్వం ఆగుతుందన్న విషయం స్పష్టంగా చెప్పాలి. ఉద్యోగులు, ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు ఈ అంశం మీద ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మీ వెంట, మీ వెనక తెలంగాణ రక్షణ సేన ఖచ్చితంగా నిలబడుతుంది. ఏ ఉద్యోగి హక్కులు పోయినా కూడా మేము చూస్తూ ఊరుకోము. ప్రభుత్వానికి మేము హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఏదైతే 317 జీవోలో ప్రత్యేకించి టీచర్లకు సంబంధించి 25 రేషనలైజేషన్ జీవోతో సంబంధం లేకుండా సపరేట్గా 190 జీవోను అమలు చేయాలి. అవసరమైతే వారికి సూపర్ న్యూమరరీ పోస్టులు క్రియేట్ చేసన్న స్వస్థలాలకు తీసుకురావాలి. మిగతా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న 317 జీవో బాధితులందరికీ కూడా డైరెక్ట్గా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశం ఉండి కూడా 9 months నుండి చేయడం లేదు. ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్లు వెంటనే मियाँ बीवी के दरमियान जारी इख्तलाफात एक ख़ानदान के लिए अलमनाक सानहा बन गए। बीवी से झगड़े के बाद दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने अपने 2 बच्चों के साथ निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना ज़िला सिंगारेड्डी के निज़ामपेट मंडल मुस्तकिल के रहने वाले कृष्णा 32 साल और श्वेता शौहर बीवी बताए गए। उनके 2 बच्चे थे। बताया जाता है कि उसका कुछ अरसे से कृष्णा और उसकी बीवी श्वेता के दरमियान घरेलू झगड़े चल रहे थे। हाल ही में दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ, तल्ख कलामी हुई। इस वाक़े के बाद कृष्णा ज़हनी तौर पर परेशान हुआ और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर ज़िला कामारेड्डी में वाक़े निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर इलाके में पहुंचा। मुकामी अफराद के मुताबिक कृष्णा ने पहले अपने दोनों बच्चों को पानी में ढकेल दिया और बाद में खुद भी पानी में कूदकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। पुलिस ने इस मामले में मामूल का मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी जानिब से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है।
और बाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम आलमी ख़बरों की जानिब। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के साथ जंग के मामले पर एक बेहतर मुआहदा तय कर लिया है और वो दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने के मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ओलाविस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में दस्तावेज़ात को ख़तई शक्ल देने का मरहला अगले चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। हम शायद यूरोप में इस पर दस्तखत करेंगे और ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। ख्याल है कि इस कबल ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया था कि मुज़ाकरात और मुमकिन माहदे की ईरान की आला तरीन क़यादत से मंजूरी के बाद वो ईरान के ख़िलाफ़ आज तयशुदा हमले और बमबारी मनसूख कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि ऐसा मुआहदा होने जा रहा है जिसके तहत ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। उन्होंने दावा किया कि मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे और दस्तावेज़ात तकरीबन हतमी शक्ल में हैं। Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. And I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships can ensue from this. I just spoke with the leaders of many of the countries that were mentioned in the release. I just spoke to Bibi. I spoke to the head of great heads of nations, Qatar, UAE, and, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others. And we're going to be talking to Turkey. President Erdogan is great. And it's really a wonderful thing with a lot of spirit. Pakistan was fantastic. The Prime Minister and the I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy. And long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. We've been taking out many ships that nobody knew. Even the fake news didn't know it. But over the last month, we've been taking out ships, big ships, quietly at night. You guys didn't know that. Pretty cool, right? As a captain. He knows about more about ships than I do, but it's pretty cool. They turned off the lights. We bombed their radar and everything, so they couldn't see what was going on. And we took out और उधर दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मुआहदे के हवाले से दावा पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अभी तक अमेरिका के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। इस्माइल बखाई ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मुकाम से मुताल्लिक़ ख़बरें सिर्फ क़यास आराई है। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमेरिका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन पर समझौता नहीं करेगा। इससे कबल ट्रंप ने दावे किए थे कि ईरान के साथ मुआहदे की दस्तावेज़ात ख़तई मरहले में हैं और जल्द दस्तखत मुतवक्को हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो समझते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राज़ी हैं और वो मंजूरी भी इसे दे चुके हैं। ईरान जौहरी हथियार अब नहीं बना पाएगा। ईरानी पाज़ा इनक़िलाब फ़ोर्स ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मुआहदे को हतमी निकात मंजूर होने के दावे पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ईरानी हुकाम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पाज़दारान इनक़िलाब ने कहा कि जंग के आगाज़ के बाद से ट्रंप ने कई बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं। इसके अलावा ईरानी फ़ौज की जानिब से कहा गया कि अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमले किए तो उसे पहले से भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। जंग की आग मज़ीद फैलेगी और ख़ित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह बनेगी। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुआहदे पर इसी हफ्ते दस्तखत मुतवक्को हैं। मुआहदे की दस्तावेज़ात हतमी मरहले में हैं और दस्तखत की तक़रीब यूरोप में मुतवक्को है। अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने इस हमले की तस्दीक की और बताया कि अमेरिकी तैयारियों ने जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया क्योंकि हमला अमेरिकी फ़ोर्स की जानिब से बारहा दी गई हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
ये मेरी नहीं जमहूरियत और आइन की नाकामी है। राज्यसभा इलेक्शन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर मीनाक्षी नटराजन का रद्द-ए-अमल। पेट्रोल पंपों से बड़ी मकदार में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगरबी एशिया में जारी कशीदा सूरत हाल और खाम तेल की तरसील मुतासर होने के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत का फैसला। हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के बाद तेलंगाना के हजाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। पहले काफिले की आमद के मौके पर रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और खुसरो पाशा ने किया खैर मकदम। किसानों और अवाम के मसाइल हल करने में कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत नाकाम साबित हो गई। टीआरएस पीड़ित के कविता ने लगाए इल्जाम। ईरान के साथ जंग के मामले पर एक बेहतर मुआहदा तय कर लिया। बहुत जल्द यूरोप में होगी दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किए दावे। और अभी तक अमेरिका के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।